Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, I hope you are doing well. Today we will discuss another very important topic, that is the basic of this chapter, States of Matter 1. जैसे कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने एक जर्नल आइडिया, एक जनरल पर्सपेक्टिव बिल्डअप करने की कोशिश की कि हाउ एंड वाई मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, कि मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में कब एग्जिस्ट करता है और क्या सिचुएशन होती है मैटर के पार्टिकल के साथ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम गैसियस स्टेट के पहले टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसको आमतौर पर KMT के तौर पर भी लिखा जाता है। सबसे पहली चीज याद रखना है, इसको सम टाइम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन के तौर पर भी लिखा जाता है। तो कहीं पर अगर आपसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन की बात आए या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात आए, दोनों चीजें सेम होंगी। याद रखिएगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये मैटर की डिफरेंट स्टेट को हर पर्सपेक्टिव के लिहाज से एक्सप्लेन करती है, उनके पार्टिकल के लिहाज से, उनकी पार्टिकल की मोशन, मूवमेंट, कंपैरिजन, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, हर स्टेट्स ऑफ मैटर को जब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। या आप यूँ कह सकते हो कि एक ऐसी थ्योरी जो लिक्विड, सॉलिड, गैसेस को मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सप्लेन करे कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स. So that is called kinetic molecular theory, and this theory is based on fundamental principle, that is molecules of gas are in constant random motion because of high kinetic energy. Kinetic energy के high होने की वजह से जो गैस के molecules हैं वो constant और random motion में है। तो ये एक इसका बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर इस थ्योरी को प्रपोज किया गया है। अब याद रखिएगा, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बर्नौली। आप सारे साइंटिस्ट को जानते हैं जिसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। फिजिक्स के अंदर प्रेशर से रिलेटेड इसने एक बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है उस इक्वेशन में। ये ज़्यादातर हम इसको उसी इक्वेशन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपने पहली बात याद रखनी है कि दिस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय Bernoulli, but later on this theory was more developed by Maxwell and Boltzmann. ये दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने इस थ्योरी को फर्दर डेवलप किया, मजीद इसमें मॉडिफिकेशंस लाई, लेकिन एक्चुअली जो ओरिजिनल फाउंडर आप कह सकते हो दैट इज बर्नौली। अब आते हैं इसके मेन पास्टुलेट के ऊपर या मेन पॉइंट्स के ऊपर कि ये थ्योरी हमें बताती क्या है, ये थ्योरी हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है। याद रखिए, यहाँ पे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं। बाकी दोनों स्टेट्स के साथ यहाँ पर कोई कंसर्न नहीं होगा। अब सबसे पहली बात जो थ्योरी कहती है, ये कहती है कि एवरी गैस, हर गैस स्मॉल पार्टिकल से बनी होगी और उन स्मॉल पार्टिकल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ये पहला पॉइंट उसका है कि एवरी गैस, चाहे वो किसी तरह की गैस ही क्यों ना हो, इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हर गैस में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। अब यहां से इस पॉइंट को आपने समझना है कि गैसेस, याद रखिएगा, गैसेस में मॉलिक्यूलर लेवल होता है, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है या होमोटॉमिक है या हेट्रोटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। होमोटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, मोनोटॉमिक है, लेकिन होंगे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये बात आपने पहले अपने जहन में रखनी है कि स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे जो इंडिपेंडेंट और फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन गैस है, H2 एक मॉलिक्यूल वहाँ पर इंडिपेंडेंटली मौजूद होगा। इन द सेम वे अगर हम
ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल होगा, ऑक्सीजन O2 एक मालिक्यूल होगा। तो ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है कि गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मालिक्यूल। दूसरी बात, हमने पहले बात कर ली कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो याद रखिएगा इन केस ऑफ गैसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड लिक्विड गैस दोनों से हाई होगी, सॉरी लिक्विड और सॉलिड दोनों से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप ये कहोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इज हायर देन सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। अब देखिए यहां पे एक और चीज कि लिक्विड और सॉलिड में मैंने पार्टिकल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यहां पे डिफरेंट सिचुएशन में पार्टिकल्स हो सकते हैं, आइंस मॉलिक्यूल एटम्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। चाहे एक एटम का मॉलिक्यूल है या मल्टी एटम का मॉलिक्यूल है, लेकिन होना उन्होंने किस में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो पॉइंट क्या हमारे पास कि गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड और लिक्विड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। इसको आप हायर भी कह सकते हैं, इसको आप ग्रेटर भी कह सकते हैं। ये दो पॉइंट यहाँ पर हमने क्लियर कर लिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो इसी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है कि अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इन केस ऑफ गैस मॉलिक्यूल या इन केस ऑफ गैसेस, चूंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, एनर्जी हाई होने की वजह से मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो आप ये कहोगे कि गैस मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका तीसरा पॉइंट है, गैस मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड and moving in different direction। ये पॉइंट है। अब क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वो रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में रैंडमली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर गैस मॉलिक्यूल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दे मूव इन एवरी डायरेक्शन, दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसकी वजह से जिस कंटेनर के अंदर वो हैं, रास्ते में जो उनके मॉलिक्यूल्स आते हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करेंगे वो एक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, दैट फोर्स इज एक्चुअली कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैसेस। तो आप ये कह सकते हो कि ड्यू टू रैंडम मूवमेंट गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर की वॉल के साथ। दोनों चीजें आपने याद रखनी है कि गैस मॉलिक्यूल रैंडम मूवमेंट की वजह से एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे और वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे एंड प्रोड्यूस प्रेशर। दिस इज कॉल्ड गैस प्रेशर। तो आपको ये आइडिया क्लियर हो गया कि गैस प्रेशर किसकी वजह से है। गैस प्रेशर इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि ये कोलिजन जो है गैस मॉलिक्यूल का, ये याद रखना, दिस इज इलास्टिक कोलिजन, कि गैस मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ या विद द वॉल ऑफ कंटेनर ये इलास्टिक कोलिजन होता है बिकॉज टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिमेन कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज
कंजर्व। तो आप ये कहते हो कि कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इलास्टिक। और आपने इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड रहते हैं वो इलास्टिक कहलाता है, और जहाँ पे ये कंजर्व्ड नहीं रहते, कांस्टेंट नहीं रहते, उसको हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि जो टोटल या ओवरऑल एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, कि जो गैस का टेम्परेचर है उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स की या गैस की एनर्जी डिपेंड करेगी। तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। जो गैस है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी। ये इसका छठा पॉइंट। इसके बाद जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपने गौर से देखना है, क्योंकि ये पॉइंट नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे उनमें यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने ये बात अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि इन पॉइंट्स को कैसे समझा जाए। अच्छा जी, नंबर 7 पॉइंट देखिए, ये थ्योरी ये कहती है कि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से फार अवे होते हैं। फार अवे होने की वजह से कि जो टोटल वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई किया होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को देखें तो वो वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। इसको यूँ देखिए, हम कहते हैं कि एक बड़ा सा कंटेनर है, यूँ, इस पूरे कंटेनर के अंदर गैस डिस्ट्रीब्यूटेड है यूँ, या मिसाल यूँ ले लीजिए, ये पूरा एक रूम है, एक हॉल है, और उसमें इस डॉट या इस डॉट से भी माइन्यूट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और वो रेंडमली पूरे के पूरे कंटेनर में रूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पूरे कंटेनर का साइज और एक मॉलिक्यूल का साइज देखा जाए तो पूरे रूम के साइज के मुकाबले में एक मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल होता है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर टिल एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो आप क्या कहते हो कि द साइज ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर, यानी कुछ भी नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। किसके मुकाबले में? हैज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, कि जो गैस ने टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके मुकाबले में उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। मैं इसको रेड मार्कर से हाईलाइट करता हूं कि दैट यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नंबर 8 पॉइंट, अब चूंकि थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जब बहुत दूर हैं तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स भी काम नहीं करती। तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ये इसका 8वां पॉइंट है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच किसी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करती। 9 पॉइंट जो है यहाँ पर, इस पॉइंट को जरा और क्लियर कर देता हूँ कि देखिए ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हैं।
अब जब दूर हैं तो इनके बीच किसी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये भी इस थ्योरी का पॉइंट है। थ्योरी ये कहती है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच किसी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करती। अच्छा, नंबर 9 पॉइंट ये कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इनके ऊपर ग्रेविटी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप कहोगे कि ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन गैस मॉलिक्यूल। अब देखो, आमतौर पर अगर हम गैस को ओपन रखें, क्लोज की बजाय ओपन कंटेनर में रखें या ओपन प्लेस में अलाउ करें तो मॉलिक्यूल डाउनवर्ड जाने की बजाय अपवर्ड जाते हैं। तो यहाँ से ये कहते हैं कि ग्रेविटी का भी गैस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बात आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। आई होप ये 9 पॉइंट जो हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स को स्प्लिट करके कुछ पॉइंट्स को कंबाइन करके एक्सप्लेन किए, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इनमें से किसी पॉइंट में आपको कोई कन्फ्यूजन है, feel free to ask in comment box. We will see you in another lecture. Till then, thank you very much.